देखिए, सभी ध्यान दीजिएगा बेटा। आइए हम लोग पढ़ते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैं चाहूँगा सबसे पहले इस एक्ट के बारे में देखो। इसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। पहली बार देखो, बेनिफिट मैटरनिटी के टाइम पर दिए जाने वाले, और एक्ट है 1961 का, है तो जरा पुराना, बट ये रिसेंटली कई बार अमेंड हुआ है। ये मेनली फीमेल वर्कर्स को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया था। देखो, पुराने ज़माने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि एक फीमेल वर्कर है और उसके बच्चे का बर्थ होने वाला है और वो छुट्टी पर जाना चाहती है, एम्प्लॉय छुट्टी देने को तैयार नहीं। तो हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया, जिसके अंदर आप सीखोगे मुझसे कि एक फीमेल वर्कर अपने बच्चे के बर्थ के टाइम पर 12 वीक तक की, 12 वीक्स तक की छुट्टी ले सकती है। जब वो 12 वीक की छुट्टी लेगी ना, तो आप उसकी सैलरी कट नहीं कर सकते। 12 वीक की छुट्टी विद सैलरी मिलती है। इसमें से वो छुट्टी को डिवाइड भी कर सकती है, लीव्स को, बच्चे के बर्थ से पहले 6 महीने और बाद में 6 महीने। वो चाहे तो इसको बदल सकती है, मैं आपको भी सिखाऊंगा। सेकेंड थिंग, जब उसके बच्चे का बर्थ हुआ, एक्सपेक्टेड डेट क्या है बच्चे के बर्थ होने की, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। उसके प्रेगनेंसी के टाइम पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे कि मैडम इस डेट पर बच्चे का बर्थ होने की उम्मीद है। उस डेट से एक्सपेक्टेड डेट से पहले 1 महीने तक हम उसे कोई भी हार्ड वर्क नहीं करा सकते। ऐसा काम जहां बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बोझा उठाना पड़े, ऐसा काम नहीं करा सकते। कई घंटे खड़े रहना पड़े, ऐसा काम नहीं करा सकते। आप समझ रहे बेटा। और वो चाहे तो कुछ ब्रेक ले सकती है, छुट्टी ले सकती है। और उसकी डिलीवरी होने के बाद 6 हफ्ते तक, 1.5 महीने तक हम उससे अगेन कोई भी काम नहीं करा सकते, कोई भी काम नहीं करा सकते, हार्डवर्क या कुछ भी काम नहीं करा सकते। समझ रहे बेटा। उसके अलावा मान लीजिए उस बच्चे का बर्थ नहीं हुआ, मिस कैरेज हो गया, वो बच्चे का बर्थ एबॉर्ट हो गया, बच्चे का बर्थ नहीं हो पाया, मिस कैरेज हो गया, तो हम उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसे कुछ बेनिफिट्स देंगे। समझ रहे बेटा। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में हम फीमेल वर्कर को बेनिफिट देंगे। समझ रहे बेटा। बच्चे के बर्थ से पहले, बच्चे के बर्थ के बाद, और बच्चे का बर्थ अगर नहीं हो पाया, बच्चे का बर्थ मिसकैरेज हो गया बच्चे का, तो उस फीमेल वर्कर को कभी कभी ड्यूरिंग द बर्थ, प्रेगनेंसी के टाइम पर, बच्चे के बर्थ के टाइम पर इस वर्कर की डेथ हो गई, तो उस केस में उसकी डेथ के साथ अगर उसका बच्चा बच गया तो उस बच्चे के लिए कुछ बेनिफिट देंगे। अगर बच्चे के बर्थ और इसके डेथ के टाइम पर बच्चे की भी डेथ हो गई तो भी हम कुछ फाइनेंशियल हेल्प उसकी फैमिली को दे रहे हैं। ये बेटा लॉ इसके लिए बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हर एम्प्लॉयर को मानना पड़ेगा, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो आप इस लॉ से बच ही नहीं सकते। ये लॉ अगर नहीं होता तो इमेजिन कीजिए फीमेल वर्कर्स को काम करने में कितनी परेशानी होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बेटा, आप सभी मेरे साथ सीखिए। मैं आपको पूरी फाइल में से पढ़ाता हूँ, सारे को पढ़िएगा, इस फाइल को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस लॉ का एक्सटेंट ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल है? इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। यहाँ पर नहीं कह रहे एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। सेकंड देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 42 में गिवन है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। एक वर्कर के मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जस्ट मतलब रीजनेबल, सही और ह्यूमेन, इंसानों जैसी कंडीशंस हम उसको बना कर दें। ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट वर्कर है और आप उसे बहुत हार्डवर्क कराएं, बहुत मेहनत वाला काम कराएं। आर्टिकल 39 सब आर्टिकल ई एंड सब आर्टिकल एफ, बोलो मेरे साथ, आर्टिकल नंबर 39 सब आर्टिकल ई एंड सब आर्टिकल एफ। जैसे सेक्शन का सब सेक्शन होता है, ऐसे आर्टिकल का सब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट सेज स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मेन एंड वुमेन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स मैटरनिटी एक्ट वाज एनेक्टेड। तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट मेन और वुमेन, मेल फीमेल सभी वर्कर्स की हेल्थ के लिए भी काम करे, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए काम करे, इसी के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट फॉर सर्टेन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो काम की बात क्या है जानते हो इसके अंदर, बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एक बच्चे के बर्थ से पहले और उसके बच्चे के बर्थ के बाद हम उसके लिए अच्छी कंडीशंस को मेंटेन करवा रहे हैं। सेकंड क्या है बेटा, टू प्रोवाइड फॉर, बोलो क्या वर्ड है,
मैटरनिटी बेनिफिट दे रहे हैं, उसकी सैलरी कट नहीं होनी चाहिए, उसको सैलरी पूरी मिलनी चाहिए। पेड अंडर सेक्शन 5 एंड अदर बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट भी देंगे और अदर बेनिफिट्स भी देंगे, राइट बेटा। अब इस एक्ट के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ ये किन स्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई होता है। यहाँ तक को डाउट मन में हो, सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप सीखिए ये एक्ट किन बिजनेसेस में एप्लीकेबल है। एक बार आप सभी इसको देखिए बेटा, ये एक्ट किन बिजनेसेस में एप्लीकेबल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को देखें तो ये हमारा सबसे पहला सेक्शन, ध्यान दीजिए। देखिए पहला बॉक्स, देखिए बॉक्स को पढ़ना बड़ा आसान लगेगा आपको। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन, ये किस पर एप्लीकेबल है? सबसे पहले वुमेन एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय के लिए, राइट बेटा। हमारा तो ऑब्जेक्टिव फीमेल एम्प्लॉय को बचाना था इस केस में। फिर सामने देखिएगा एक्सक्लूडिंग, कौन सी फीमेल वर्कर्स को छोड़ दो? वो वुमेन वर्कर जो ईएसआई एक्ट में कवर होती है। ईएसआई एक्ट अलग से है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो प्रेगनेंसी टाइम पर और बच्चे की बर्थ होने के पहले और बाद में फीमेल वर्कर को कुछ बेनिफिट देना सिखाएगा, और ये उन स्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई नहीं होता जहां ईएसआई एप्लीकेबल होता है। तो एक फीमेल वर्कर अगर ईएसआई में कवर होती है तो इसमें कवर नहीं होगी, और यहाँ कवर होगी तो वहाँ कवर नहीं होगी, डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता। और एक पॉइंट देखिए, ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है? ये बॉक्स देखिए सबसे पहला बेटा मेरे साथ, इन माइंस, सबसे पहली बात देखिए माइंस में एप्लीकेबल है। आप ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है बेटा? माइंस, फैक्ट्रीज, सर्कस इंडस्ट्री एंड प्लांटेशन। वाई सर्कस की खास बात क्यों करें बेटा हम लोग, बताओ? जस्ट 1 सेकेंड, दोबारा से चलेगा, हल्का सा वो शट डाउन हो गया था। हाँ जी, सर्कस की बात क्यों कर रहे हैं बेटा, बताओ? सर्कस को खास तौर पे लॉ में कवर किया गया बेटा। सर्कस में जो फीमेल वर्कर्स काम करती होंगी, आप कभी देखिए उन्हें कितने एक्रोबेटिक काम करने पड़ते होंगे। शायद उनकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती होगी, दौड़ है, भागना है, झूलों पर झूलना है, कूदना है। और मान लीजिए प्रेग्नेंट वर्कर है तो उसकी हेल्थ के लिए कितना रिस्क है उसके अंदर, तो खास तौर पे सर्कस को लिखा गया इसके अंदर, है ना बेटा। उसके बाद देखिए प्लांटेशन में जो फीमेल वर्कर्स प्लांटेशन में काम करिए, खेती बाड़ी में काम करिए, बहुत हार्ड वर्क है, या प्लांटेशन के अंदर उन्हें भारी सामान उठाना पड़े, बैठ के काम करना पड़े खेतों में कई घंटे, तो हमने उसके लिए इस लॉ को बनाया। एंड ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? दोज शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ 10 से ज़्यादा वर्कर काम करती है। तो पहला बॉक्स देखिए, माइंस, फैक्ट्रीज, सर्कस में तो हमेशा एप्लीकेबल है, प्लांटेशन में हमेशा एप्लीकेबल है, दुकानों में और अदर एस्टेब्लिशमेंट्स में तब एप्लीकेबल है जब कम से कम 10 वर्कर हो। तो कोई ऐसी दुकान या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 से कम वर्कर काम करते हो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, राइट बेटा। मेरे साथ रिपीट कीजिए, उसे देखे बिना रिपीट कीजिए। ये लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है? कौन से वर्कर्स पर एप्लीकेबल है? वुमेन। उनमें कौन से वर्कर्स को छोड़ देना? ईएसआई वाले। और कहाँ पर हमेशा एप्लीकेबल है? फैक्ट्रीज, माइंस, सर्कस, प्लांटेशन। और कहाँ पर एप्लीकेबल होने के लिए 10 वर्कर चाहिए? शॉप्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, है ना बेटा। ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। यहाँ तक को डाउट बेटा? ठीक। अब इस लॉ को चलाएगा कौन? तो हमारी डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन बेटा ये हर एक लॉ में कवर होती है, लगभग हर लॉ में ऐसी आती है। यहाँ मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको इंस्टेंट समझ में आए और जल्दी याद रहे। मैं पिछले बहुत दिनों से आपके लिए इन सभी चैप्टर्स के फ्लो चार्ट्स बना रहा था, तो अभी बन के तैयार हो गए। बहुत सारे फ्लो चार्ट हमने अपडेट किए हैं, बहुत सारे हमने बनाए हैं, हमने जगह जगह किताबों में से इनको यूज़ किया, बहुत सारे राइटर्स के बनाए हुए फ्लो चार्ट्स को हमने बनाया ताकि पढ़ने का काम आए। देखो ये लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है? सबसे पहले देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या है? देखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपके लिए इस लॉ को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर एस्टेब्लिशमेंट क्या है? सबसे पहले माइन, तो माइंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ को चलाएगी। एंड वो देखिए वेयर द पर्सन्स आर एम्प्लॉयड फॉर एग्जीबिशन ऑफ एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंस। सर्कस वाली बातें, जहाँ एक्रोबेटिक काम चल रहा है, दौड़ भाग का काम चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, योगा वोगा चल रहा है, ऐसी जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट किन स्टैब्लिशमेंट्स के लिए इस लॉ को चलाती है? स्टेट गवर्नमेंट किन के लिए चलाती है? तो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है एरो के साथ, देखिए सबसे पहले फैक्ट्रीज में। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ रेगुलेट करती है? प्लांटेशन। और कहाँ रेगुलेट करती है? शॉप्स और स्टैब्लिशमेंट। तो याद कीजिए वो जिनके ऊपर 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट इनको चलाती है। आप देखिए फैक्ट्रीज में, बोलिए मेरे साथ, कहाँ पर चलाती है स्टेट गवर्नमेंट? फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, शॉप्स एंड अदर स्टैब्लिशमेंट्स। और एक लास्ट पॉइंट, स्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। हमारे इस लॉ के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में अगर किसी स्टैब्लिशमेंट को डिक्लेयर किया जाए कि वो भी इसी लॉ में कवर होता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर उसको रेगुलेट करे। तो जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है
उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं बेटा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक। अब आप यहाँ देखिए मेरे साथ, इसे देखिएगा, ये एक फीमेल वर्कर और उसके बच्चे को बेनिफिट देने के लिए है। तो हमने डेफिनेशन देखी सबसे पहले, चाइल्ड, एक फीमेल वर्कर के लिए लिखे चाइल्ड, उसके बच्चे को बचाना है, उसके बच्चे की हेल्प करनी है, बेनिफिट देना है। तो चाइल्ड का मीनिंग देखो क्या लिखा है, चाइल्ड इंक्लूड्स स्टिल बॉर्न चाइल्ड। स्टिल बॉर्न का मतलब जो जिसका बर्थ हुआ वो बर्थ के साथ ही डेड था। एक ऐसा बच्चा जिसका बर्थ हुआ स्टिल बॉर्न, उसकी डेथ हो चुकी थी, मतलब डेथ की कंडीशन में पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हिंदी हार्श है, मुझे ऐसी बोलनी पड़ रही है, बट आपने इसको समझना है ऐसे, स्टिल बॉर्न चाइल्ड। बेटा एक लॉ देखिए, इसके साथ वर्ड आएगा मैटरनिटी बेनिफिट। हम क्या मैटरनिटी बेनिफिट एक वर्कर को देने वाले हैं? मीन्स पेमेंट रेफर टू इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, दैट इज पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू प्रेग्नेंट वर्कर। एम्प्लॉयर ने प्रेग्नेंट वर्कर को जो बेनिफिट देना है, वीमेन एम्प्लॉई को, उसे मैटरनिटी बेनिफिट बोलते हैं। तो हम बेनिफिट किस किस को दिलवाएंगे बेटा? वैसे तो वुमेन वर्कर को देंगे, बट किसके लिए देंगे? एक तो वर्कर के लिए, एक उसके चाइल्ड के लिए। चाइल्ड अगर बर्थ के टाइम पर ही वो मर चुका था, स्टिल बॉर्न, तो उसके लिए भी हम फीमेल वर्कर की हेल्थ के लिए कुछ प्रोविज़न बनाएंगे। हाँ समझ रहे बेटा, क्योंकि फीमेल वर्कर की तो हेल्थ को मेंटेन करने का सेम प्रोविज़न, बच्चे का बर्थ हुआ, बच्चा स्टिल बॉर्न था या जिंदा था, मदर की हेल्थ का तो सेम ध्यान रखना है हमें, है ना? ठीक बेटा, आगे देखिएगा, वेजेस। देखो बेनिफिट दूंगा वेजेस के हिसाब से, वर्कर को जो वेजेस मिलते हैं उनके हिसाब से। अब वर्कर को वेजेस ज़्यादा मिलते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, वेजेस कम मिलते हैं तो कम होगा। देखो सबसे पहले वेजेस में क्या क्या आएगा? पहली कंडीशन ये देखिए आप, वेजेस में आता है ऑल अबॉल्यूमेंट्स इन कैश, पेबल इन कैश टू अ वर्कर इफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड आर फुलफिल्ड। एक फीमेल वर्कर को बेटा जो बेनिफिट आप दे सकते हो, एक फीमेल वर्कर को जो बेनिफिट आप दे रहे हो, एक फीमेल वर्कर जो काम करती है उसको जो बेनिफिट मिलने चाहिए, मतलब जो उसको सैलरी मिलती है, इसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। तो अमॉल्यूमेंट्स इन कैश मतलब उसकी बेसिक सैलरी की बात है। तो सैलरी में वेजेस में क्या क्या आता है? सबसे पहले बोलो बेसिक सैलरी, उसके साथ इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? कैश अलाउंस वुमेन वर्कर इज एंटाइटल्ड टू, उसको जो कैश अलाउंस मिलता हो, कैश अलाउंसेस सारे जितने भी हैं। याद कीजिए अगर कोई और लेबर लॉ पढ़ें, बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, तो वहाँ सैलरी की डेफिनेशन में खाली डीएनएस अलाउंस आता है, यहाँ पर सारे कैश अलाउंस आते हैं। इंसेंटिव बोनस, कोई बोनस दिया जा रहा है, वो भी सैलरी है बेटा। एक फीमेल वर्कर थी, प्रेग्नेंट थी, छुट्टी पर चली गई, उसकी एब्सेंस में सभी मजदूरों को बोनस मिला, इसे भी मिलेगा। और क्या है बेटा? मनी वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर आर्टिकल्स। अगर किसी मजदूर को खाना मिलता है, फूड ग्रेन अनाज मिलता है फ्री में एम्प्लॉयर से, तो उस अनाज की जो कीमत है ना बेटा, साल में 10,000 रुपये का फूड ग्रेन देते हैं, तो वो कीमत जो 10,000 रुपये है वो भी इसके लिए वेजेस है, उसके वो भी बेनिफिट हम उसको देंगे। बट वेजेस में क्या क्या नहीं आता, सैलरी में क्या क्या नहीं आता? एनी बोनस अदर देन इंसेंटिव बोनस। इंसेंटिव वाला जो बोनस है ना उसको छोड़ के, इंसेंटिव क्या होता है? अवार्ड की तरह, एफिशिएंसी वाला बोनस, उसको छोड़ के कोई और बोनस। ओवर टाइम अर्निंग, अगर वर्कर ओवर टाइम करती थी, छुट्टी पर चली गई है, तो ओवर टाइम नहीं रहा, ओवर टाइम का कुछ नहीं मिला। और एनी डिडक्शन और पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ फाइन्स, मतलब आप उसकी फ़ाइन भी नहीं लगा सकते। वर्कर छुट्टी पर तो ये नहीं कहोगे जी फाइन लगा दो जी, हम तो सैलरी देंगे उसे पूरी। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड, एक वर्कर की, फीमेल वर्कर का प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके वेजेस की डेफिनेशन से बाहर है। और क्या वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आता? ग्रेचुटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो क्या क्या आता है वेजेस की डेफिनेशन में यहाँ से यहाँ तक? मुझे बताओ क्या क्या आता है वेजेस की डेफिनेशन में, बोलो बेटा। सबसे पहले बोलो बेसिक सैलरी, ऑल कैश अलाउंसेस, इंसेंटिव बोनस और मनी वैल्यू ऑफ फूड ग्रेन। जैसे बाकी सबको ये बेनिफिट मिलते हैं ऐसे इसको मिलते हैं। यहाँ तक को डाउट बेटा? अच्छा, अब समझ में आ गया एक्ट की शुरुआत क्या हो रही है, कौन से वर्कर पर एप्लीकेबल है? वुमेन। वुमेन जिस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल नहीं है? ईएसआई। और इस वुमेन वर्कर को ये कहाँ पर काम करती है? फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, सर्कस, शॉप्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 से 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूँ? ये देखो, इसे देखिए, अभी बेटा बेनिफिट शुरू हो गए आपके लिए, आप सभी ध्यान से देखिएगा। बेनिफिट्स हैं, बड़ा सुंदर फ्लो चार्ट था, मुझे मिला कहीं पर, मैंने इसको आपके लिए नोट कर लिया, फ्लो चार्ट को बना लिया हमने आपके लिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय वुमेन
प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। मुझे लगता है ये सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। नाम देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय, मतलब आप जॉब पर मत रखो, मतलब काम मत कराओ एक वुमेन वर्कर से ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स, कुछ खास टाइम पर फीमेल वर्कर से काम मत कराना। समझ गए बेटा, कुछ स्पेसिफिक टाइम पर फीमेल वर्कर से काम नहीं कराना, ठीक है। कब कब नहीं कराना, देखो मेरे साथ पढ़ो, आप पहला बॉक्स पढ़ो, क्या लिखा है बोलो, लीगल ऑब्लिगेशन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट सिखाता है। इस मैटरनिटी एक्ट में क्या ऑब्लिगेशन है, फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोहिबिशन ऑन वर्क बाय वुमेन। एक वुमेन वर्कर वर्क नहीं करेगी, कब, नंबर 1, नो एम्प्लॉयर शेल नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमेन। एक वर्कर नोइंगली, एक एम्प्लॉयर जानबूझ के वुमेन वर्कर को जॉब पर ना रखे। नीचे पढ़ूंगा यहाँ पर, ड्यूरिंग कितना टाइम लिखा है बोलो, 6 वीक्स। कब बेटा, इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी और मिसकैरेज, है ना। तो एक एम्प्लॉयर अपनी फीमेल वर्कर से उसके बच्चे के डिलीवरी के टाइम पर, प्लीज ध्यान से देखना, उसके बच्चे के डिलीवरी के टाइम पर या उसका मिसकैरेज हो गया, वो बच्चा एबॉर्ट हो गया, है ना, तो उसके बाद 6 वीक तक, 6 वीक्स तक आप उससे काम नहीं करा सकते। एम आई राइट बेटा। ये वर्ड है नोइंगली। नोइंगली का क्या मतलब हुआ, एम्प्लॉयर को पता था कि वो प्रेग्नेंट थी, एम्प्लॉयर को पता ही ना हो कि उसका बर्थ हुआ, उसके बच्चे का, गलती से करा गया तो छोड़ सकते हैं फिर हम उसको, बट ऐसा होगा नहीं। तो एम्प्लॉयर को नोइंगली काम नहीं कराना, जानबूझ के नहीं कराना। अनजाने में गलती से करा गया तो बात अलग है। एंड ये देखिए, ये क्या है बेटा, लाइन पढ़ो मेरे साथ, ये क्या लिखी है, नो वुमेन वर्कर शेल वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। अब फीमेल वर्कर भी काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, वर्कर की भी ड्यूटी, वो भी काम ना करे। कब, सेम बॉक्स, उसके बच्चे का बर्थ होने के बाद या मिसकैरेज होने के बाद 6 हफ्ते तक। आसान है बेटा, दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब इसके बाद 7 वाला बॉक्स देखिए, लीगल ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट। यहां पर आ रही रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्क बाय वुमेन। एक फीमेल वर्कर को हमने काम करने से बचाना है, मना करना है। कब मना करना है, देखो ध्यान से देखो, इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन मेक्स रिक्वेस्ट टू हर एम्प्लॉयर, कितना अच्छा वर्ड है, एक वर्कर जो प्रेग्नेंट है उसने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट की है ना, देन शी शेल नॉट बी गिवन, शेल नॉट बी गिवन, आप उसे ऐसा काम मत देना। कब मत देना, ड्यूरिंग 1 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 6 वीक्स। जो 6 हफ्ते थे ना बेटा, उससे पिछले 1 महीना, 6 हफ्ते थे पहले 1 महीना कौन से वाले होंगे बेटा, 6 हफ्ते थे डिलीवरी के बाद के, तो 1 महीना डिलीवरी से पहले का 1 महीना, या मिसकैरेज हुआ तो उससे पहले का 1 महीना। क्या नहीं देना, वर्क ऑफ, क्या लिखा है बोलो, आर्डस नेचर, हार्ड वर्क, टफ काम, बहुत मेहनत वाला काम, है ना। दूसरा, रिक्वायरिंग, बोलो क्या लिखा है, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग, जहां उसे कई घंटे खड़े रहना पड़े, ठीक है। थर्ड बेटा, इज ऑफ सच नेचर दैट इज लाइकली टू इंटरफेयर विद द प्रेगनेंसी और इज लाइकली टू कॉज हर मिसकैरेज। ऐसा कोई काम मत देना जो उसकी प्रेगनेंसी में इंटरफेयर करता हो, उसको थका डालता हो, है ना बेटा। आपने इतनी मेहनत वाला काम करा दिया, चलने फिरने का काम करा दिया, दौड़ भाग वाला काम करा दिया, उसकी प्रेगनेंसी में इंटरफेयर करता है, मिसकैरेज हो सकता है उसका। क्रक्स देखिए सेक्शन का मेन पॉइंट, देखिए सेक्शन का बेटा, सेक्शन का मेन पॉइंट पता है क्या है, सेक्शन का मेन पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, जस्ट 1 सेकेंड, ये सेक्शन भाग गया आपके सामने से, ये देखिए, लाइट वर्क देना है एक्सपेक्टेड डेट और डिलीवरी से 1 महीने पहले। एक क्वेश्चन पूछूं, लास्ट की 1 क्वेश्चन आप सोच के बताना। एक फीमेल वर्कर है, एक एग्जाम्पल है, एक स्कूल में टीचर है, तो क्या हम उसे प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के डेट से 1 महीने पहले टीचिंग का, पढ़ाने वाला काम दे सकते हैं, क्लास में पढ़ाने वाला काम दे सकते हैं। माइट बी वन थिंग, शायद उसको हमें बैठ के पढ़ाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, नहीं बेटा। अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो कि खड़े खड़े काम करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में वर्क बच्चों को काम कराना है, तो बेटा वो हार्मफुल है उसके लिए। एक फीमेल वर्कर एक ईंट बनाने की फैक्ट्री में, ब्रिकलिन में काम करती है, जहाँ उसको ईंटें बनाने का काम करना है, मिट्टी उठा के लानी, तसला भर के सिर के ऊपर ईंटें बनानी है, ऐसा काम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आर्डर्स वर्क दे ही नहीं सकते, है ना बेटा। एक फीमेल वर्कर है, एक शॉप में ऐसा सेल्स गर्ल काम करती है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के काम करती है, कस्टमर्स को सामान बेचती है, क्या ऐसा काम दे सकते हैं? क्या ना दे दो, लेकिन बैठने की फैसिलिटी दो, बैठे बैठे काम करे, बीच में खड़ी होकर जाए आई तो बात अलग है, लगातार ना खड़ी रहे,
और ऐसा भी नहीं हो कि बड़ा भारी भारी सामान उठा के लाना हो, तो पता लगा आपने कभी एसी बेचना है जी, उठवाओ जी 50 किलो का एसी, ऐसा काम नहीं करा सकते। ठीक है, आगे बढ़ूँ। अच्छा देखो जी, ध्यान देना बेटा, ये देखिए, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। सबसे पहला आप मेरे साथ पढ़ के देखो, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। एक फीमेल वर्कर को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा? सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट का क्या मीनिंग है? आप देखिए, कहता है कि ये देखिए, सर्टन पेमेंट्स आर मेड टू प्रेग्नेंट वर्कर वीमेन एम्प्लॉई अंडर दिस सेक्शन, दीज पेमेंट्स आर रेफर टू एज मैटरनिटी बेनिफिट। हम एक फीमेल वर्कर्स को बेटा कुछ बेनिफिट देने जा रहे हैं, जिनको मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं। हम फीमेल वर्कर्स को कुछ बेनिफिट देंगे, कुछ पेमेंट्स देंगे उसके प्रेगनेंसी के टाइम पर, उन्हीं को हमने नाम दिया मैटरनिटी बेनिफिट। तो क्या बेनिफिट देंगे? राइट टू पेमेंट, सेकेंड पैरा, अगर आप राइट टू पेमेंट देखोगे, एवरी प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेजेस। जितना टाइम बेटा वो छुट्टी करेगी, ये वो प्रेगनेंसी पर है, आपको डेली वेजेस के बराबर पैसा देना है एवरेज रेट पर। एवरेज रेट कैसे निकालोगे पता है? जिस दिन काम करनी आई उसके पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी क्या थी, उसके बेस पर आपने उसको सैलरी देनी है। फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस, जितना टाइम वो छुट्टी पर है बेटा, जितना टाइम वो काम करने नहीं आई, उस टाइम का भी आपने उसे पैसा देना है। जब वो काम करने आई तब भी देना है, ये नहीं कहना जी कम काम करती है कम पैसा देंगे, जब एब्सेंस पर है, छुट्टी पर है, तब भी देना है। उसके बाद देखिए, ये देखिए, एवरेज सैलरी कैसे निकालनी है। जब पुराने ज़माने की बात बोलूँगा, एवरेज सैलरी कैसे निकालनी है, देखो एवरेज सैलरी आपको निकालनी है, ध्यान देना, ये देखिए, एवरेज सैलरी निकालनी है, एवरेज ऑफ वुमेन्स वेजेस ड्यूरिंग 3 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे ऑन विच शी गोज ऑन मैटरनिटी लीव। जिस दिन वो मैटरनिटी लीव पर छुट्टी पर जा रही है, छुट्टी पर गई, उसके पहले 3 महीने की जो सैलरी थी उसके बेस पर एवरेज सैलरी निकाल दो। अब जितना टाइम छुट्टी करेगी उतना टाइम की सैलरी दे दो। सैलरी में क्या क्या है बेटा? बेसिक सैलरी, ऑल कैश पेमेंट्स, इंसेंटिव बोनस, याद कीजिए फूड ग्रेन की वैल्यू जो अभी हमने डिफाइन किया था। तो एक फीमेल वर्कर आपको अनाउंस करती है कि सर कल से नहीं आऊँगी, 1 महीने की छुट्टी पर जा रही हूँ, तो आप 1 महीने तक उसको इतना पैसा दोगे, है ना बेटा? उसके साथ क्या है देखो, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए प्लीज़ ध्यान देना, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट में गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सैलरी फिक्स की हो फीमेल वर्कर्स की, जो भी वर्कर की सैलरी है वो तो देना ही देना। आप देखो एवरेज सैलरी या लॉ में फिक्स की गई मिनिमम सैलरी या 10 रुपीज़ पर डे कम से कम, विच एवर इज हायर। अब कहना 10 रुपीज़ पर डे तो बड़ी कम वैल्यू है, तो पुराने ज़माने की फिक्स वैल्यू थी, तो 10 रुपीज़ तो काम ही नहीं करेगी, वैसे भी विच एवर इज हायर है। तो एक्चुअल सैलरी 3 महीने की एवरेज बेस पर वो देख लो, गवर्नमेंट की फिक्स की हुई मिनिमम सैलरी देख लो, जो भी हायर है उसके बराबर उसको मिलेगा, है ना बेटा? अब इंपॉर्टेंट बात आई, एक फीमेल वर्कर कितने दिन के लिए छुट्टी पर जा सकती है। ये देखिए छुट्टी की बात, तो ये हेडिंग है, आप ध्यान दीजिए, ये हेडिंग है मैक्सिमम पीरियड ऑफ एब्सेंस। हमने लिखा 12 वीक्स, 12 वीक। 12 वीक कितने महीने हो गए बेटा? रफली लगभग 3 महीने के आसपास। अभी गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है, वो इस 12 वीक को बढ़ा के 26 वीक्स करना चाहती है, लगभग 6 महीने के बराबर। बट आपके एग्जाम्स के लिए 12 वीक ही एप्लीकेबल है अभी। तो एक फीमेल वर्कर अपने बच्चे के बर्थ के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, या उसका मिसकैरेज हो गया, उस मिसकैरेज के टाइम पर 12 वीक्स की छुट्टी कर सकती है, जिसकी सैलरी आप उसे दोगे, सैलरी नहीं काट सकती। बोलो बेटा हाँ कि ना? कितने वीक की छुट्टी कर सकती है फीमेल वर्कर? 12 वीक्स। आप बताना सोच के, उसको देखना मत, बिना देखे बताना। वो फीमेल वर्कर 12 वीक की जो छुट्टी कर सकती है मैक्सिमम, उस बच्चे के बर्थ से पहले छुट्टी करेगी या बाद में छुट्टी करेगी? दोनों कर सकती है। उसको कब छुट्टी की जरूरत ज़्यादा होगी, पहले या बाद में? आप बताओ। बाद में। आप कितने बच्चे कहते हो बाद में? आप कितने कहते हो पहले? बोलो शाबाश। पहले कोई नहीं कहता। पहले छुट्टी नहीं चाहिए उसको, माइट बी बीमार हो, माइट बी उसकी हेल्थ इश्यूज हों, तो पहले भी चाहिए हो छुट्टी, बाद में तो ज़्यादा चाहिए। तो हमने भी इसको ऐसे ही बनाया। देखो ये देखो बेटा, बॉक्स में देखना पहला वर्ड, छुट्टी का टाइम पहले मैक्सिमम 6 वीक्स, 6 वीक्स 12 में से आधा, अप टू द एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के दिन तक
6 हफ्ते की छुट्टी कर सकती है मैक्सिमम। मतलब बच्चे के बर्थ से पहले, डिलीवरी से पहले 6 वीक से ज़्यादा छुट्टी ना करे, क्योंकि लॉ मानता है कि बाद में छुट्टी की ज़रूरत ज़्यादा है। एंड उसके साथ देखिए यहाँ पर मिनिमम 6 वीक आफ्टर डिलीवरी के बाद कम से कम 6 वीक। मतलब अब मिनिमम मैक्सिमम का सम सिग्निफिकेंस देखो। फीमेल वर्कर कहती है कि सर मैं डिलीवरी से पहले 4 वीक की छुट्टी करना चाहती हूँ और 6 वीक की छुट्टी करना चाहती हूँ बाद में, 10 वीक की बाद में, सॉरी, पहले 4, 10 बाद में। मैंने कहा जी 14 वीक्स हो गए, तो मैं क्या करूँगा, 4 पहले दे दूंगा, बाद में 8 वीक की छुट्टी और दूंगा, जिनकी सैलरी कट नहीं करूँगा। रिमेनिंग 2 वीक्स की बात अलग है, वो तो उसने छुट्टी 12 वीक से ज़्यादा ली, उसका सैलरी का इशू अलग हो गया। तो वो क्या कर सकती है, पहले 6 वीक जो हैं पहले वाले डिलीवरी से पहले रिड्यूस कर सकती थी। अब वो ये भी कह सकती है सर पहले एक ही वीक की छुट्टी लूँगी, 1 वीक, 11 वीक्स की छुट्टी बाद में लूँगी, ये भी चलेगा। लेकिन अगर वो कहती पहले 10 वीक्स की छुट्टी लूँगी तो पहले मैक्सिमम छुट्टी 6 वीक्स की दूंगा, उसके बियॉन्ड हम उसकी सैलरी कट कर सकते हैं। एम आई राइट बेटा? समझ रहे मेरी बात? डिलीवरी से पहले मैक्सिमम कितनी छुट्टी अलाउड है उसके लिए? 6 वीक्स। बाद में मिनिमम 6 वीक की छुट्टी तो मिलेगी। वो पहले वाली छुट्टियों को रिड्यूस कर दे, बाद वाले को बढ़ा दे, ये उसकी चॉइस। मैक्सिमम 12 से ज़्यादा नहीं, 12 वीक तक हम उसकी सैलरी कट नहीं करते, सैलरी पे करते हैं। अगर वो 12 वीक्स के बियॉन्ड छुट्टी लेगी तो उसकी सैलरी कट हो सकती है। अच्छा आइए बेटा, अब ये देखिए, प्लीज ये देखिएगा, दोनों के नीचे कॉमन लाइन देख रहे हो, लाइन कॉमन दोनों के नीचे देख रहे हो बेटा। अब आप यहां पे ध्यान दो, ये देखो, सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इफ द वुमेन एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग द लीव पीरियड, अब वो छुट्टी पर गई, जो पहले वाली या बाद वाली कोई भी है, उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा? और साथ में वुमेन वर्कर डज नॉट डाई ड्यूरिंग द लीव पीरियड, उसकी डेथ नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, वो अपने ऑफिस में उसके बाद ज्वाइन करती है तो क्या होगा? पहले वाली सिचुएशन, वुमेन वर्कर की क्या हो गई? बोलो, जोर से बोलो, डेथ। इसमें 2 बातें, क्या उसके बच्चे का बर्थ हुआ था, उसके बाद इसकी डेथ हुई, या उसके बच्चे का बर्थ नहीं हुआ, उससे पहले डेथ हो गई, बच्चे के बर्थ से पहले डेथ हो गई। पहले वाली सिचुएशन में ध्यान दो, बच्चे का बर्थ हुआ था, क्या उस बच्चे की भी डेथ हो गई, या बच्चे की डेथ नहीं हुई, सिर्फ वर्कर की डेथ हो गई? बच्चे की डेथ नहीं हुई, वर्कर की डेथ हो गई। आर यू गेटिंग इट? अच्छा देखो, अब पहला सिचुएशन, बच्चे की डेथ हो गई। अच्छा वर्कर का क्या हुआ इस सिचुएशन में? वर्कर जिंदा है या उसकी डेथ हो चुकी? वर्कर की डेथ हो चुकी, बच्चे की भी डेथ हो गई, है ना बेटा? तो देखो इस सिचुएशन में देखिए लॉ में क्या लिखा हुआ है, बच्चे की, वर्कर की, दोनों की डेथ हो गई। एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे for a period of days up to and including the date of death of child, है ना बेटा? वर्कर की डेथ हुई, फिर बच्चे की भी डेथ हो गई, तो जिस दिन बच्चे की डेथ हुई उस दिन तक का सैलरी का पैसा आप उसकी फैमिली को दो। वर्कर की डेथ हो गई, वुमेन वर्कर की डेथ हो चुकी, बच्चे की भी डेथ हो गई। देखो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि पहले बच्चे की डेथ हुई फिर वर्कर की डेथ हुई, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, पहले बच्चे की डेथ हो गई और उसके बाद उसकी बीमारी की वजह से वुमेन वर्कर की भी डेथ हो गई, तो हम उस केस में वुमेन वर्कर जब तक जिंदा है तब तक का बेनिफिट दे रहे हैं। ये सिचुएशन उल्टी है, पहले वर्कर की डेथ हुई होगी, बच्चे का बर्थ हो गया होगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद बच्चे की डेथ हो गई, तो जब तक बच्चा जिंदा था हमने उस दिन तक का उसको बेनिफिट दिया 12 हफ्ते के अंदर। ये सिचुएशन देखिए बेटा, यहाँ देखिए प्लीज ध्यान से, चाइल्ड डज नॉट डाई, बच्चा ठीक रहा, वुमेन वर्कर मर चुकी है, तो आप कब तक दोगे? एम्प्लॉयर एंटायर 6 वीक्स डिलीवरी के बाद का पैसा देगा, जो पहले दिया 6 वीक्स वो दिया, डिलीवरी के बाद करेगा, क्योंकि बच्चा तो बच ही गया, उसकी मदर की डेथ हो गई, तो उसका बेनिफिट हमें देना पड़ेगा, है ना बेटा? मैं देख रहा हूँ बड़े इमोशनल से हो गए आप लोग लॉ की सारी बातें सुन के। मैंने भी जब इसको देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा इसको पढ़ते हुए, बट नहीं बेटा, ये 6 वीक डिलीवरी के बाद वाली 8 का बेनिफिट देंगे, बिल्कुल ठीक। देखो अब ये देखिए, वुमेन वर्कर डज नॉट डाई ड्यूरिंग लीव पीरियड, वर्कर हमारी बच गई, वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना? वर्कर को कुछ भी नहीं हुआ, वर्कर हमारी बिल्कुल ठीक ठाक है, हेल्दी है, तो एम्प्लॉयर उसे पूरे 12 हफ्ते का जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी देगा, बेनिफिट देगा। कितनी खुशी की बात, वर्कर को कुछ भी नहीं हुआ, वर्कर बिल्कुल ठीक है हमारी, तो हम पूरे 12 वीक का पैसा देंगे। देखो आप सब खुश हो गए, स्माइल आ गया आपके फेस पर सुन के। ये देखिए, और मैंने आपको बता ही दिया 6 वीक पहले और 6 वीक बाद की सारी कहानी, है ना बेटा? अब इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे बेटा,
आप देख रहे हो हर पॉइंट के अंदर टाइम के ऊपर। अब ये देखिए, हम इस एक्ट में किन किन लोगों के बेनिफिट की बात करें। हम एक्ट में प्रेग्नेंट वुमेन वर्कर की बात कर रहे हैं, जो वर्कर वीमेन थी लेकिन प्रेग्नेंट थी, हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट इस एक्ट में कवर्ड है, उसी की बात करें। ध्यान दीजिए, जो स्टैब्लिशमेंट इस एक्ट में कवर है उन्हीं की बात करें। थर्ड, एक फीमेल वर्कर ने पिछले 12 महीने के दौरान कम से कम 80 दिन हमारे बिजनेस में जॉब की हो, 80 डेज पिछले 12 महीने में आई हो, तब बेटा हम उसे बेनिफिट देते हैं। अगर फीमेल वर्कर ने 80 डेज भी हमारे बिजनेस में काम नहीं किया तो हम उसको बेनिफिट नहीं देते। देखा। उसके बाद आप ये देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। अब एक बात देखो, एक एम्प्लॉयर को कहाँ पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि उसके फीमेल वर्कर को बेनिफिट चाहिए, छुट्टी चाहिए? तो कौन बताएगा उसे? बताओ, एक एम्प्लॉयर को कौन बताएगा कि फीमेल वर्कर प्रेग्नेंट है, उसको बेनिफिट चाहिए? वुमेन वर्कर खुद ही बताएगी। बहुत बढ़िया। देखो, नोटिस मे बी गिवन, एक वर्ड देखिए, मे बी गिवन बाय वुमेन एम्प्लॉय टू हर एम्प्लॉयर। अब मे का क्या मतलब है? नहीं, मे का मतलब है विमेन वर्कर खुद बताने आ गई, उसकी फैमिली बताने आ गई। विमेन वर्कर घर पे बीमार हो गई अचानक, बेटा घर वाले बताने आ गए। अच्छा एक बात, वो कब बताने आएगी? डिलीवरी से पहले या बाद में? वैसे तो देखो पहले बताना चाहिए, लेकिन लॉ कहता है कि मान लो ना बता पाई, मान लो बेटा, हाँ जी, फीमेल वर्कर डिलीवरी से पहले बताएगी अपने एम्प्लॉयर को छुट्टी के बारे में, बाद में? दोनों। बेटा मान लो पहले ना बता पाए, अचानक बीमार पड़ गई, हॉस्पिटलाइज हो गई और बताने का टाइम ही नहीं था। अब घर वाले थोड़ा ना बेटा पहले एम्प्लॉयर को बताने आएंगे कि सर ये कल से छुट्टी पर आ गई, सर कल से काम नहीं कर रही, बाद में बताओ। दोनों केस चलेंगे। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है देखो। कहते कब बताएंगे? देखो मैं बताता हूँ, ऑप्शनल टू गिव नोटिस। सर नोटिस ऑप्शनल कैसे है? देखो, इट शुड बी नोटेड दैट गिविंग ऑफ नोटिस इज ऑप्शनल। अगर आपने एम्प्लॉयर को नोटिस दे दिया तो ठीक है। दूसरी बात, फेलियर टू गिव नोटिस डज नॉट डिसएंटाइटल द वुमेन टू रिसीव बेनिफिट अंडर द एक्ट। अगर आपने उसको नोटिस नहीं दिया, एम्प्लॉयर को बताया नहीं, तो ये नहीं कि बेनिफिट रोक देगा वो आपके। सर आप ना बताओ। सर ऐसा हो सकता है ना, कोई ऐसा इलाका है जहाँ वो वर्कर है, जहाँ वो जॉब करती है, घर से ऑफिस बहुत दूर था, बता नहीं पाई। सर ड्यू टू सो मेनी प्रॉब्लम, इंडियन सोसाइटी को देखिए कि लोग जो हैं वो कभी कभी बड़े शाई नेचर के हों, एम्प्लॉयर को नहीं बताना चाहती वो, तो उसको लगता है कि मेरा एम्प्लॉयर जो है वो कुछ बुरी भरी बातें सोचेगा मेरे बच्चे के बारे में, नज़र लगेगी कि देखो ये छुट्टी मांग रही है, पैसा खर्च होगा, ऐसे बच्चे का बर्थ हो रहा है। मान सकती है ना ऐसा बेटा? तो हम तो सारी सिचुएशन सोच के चलेंगे, एम्प्लॉयर को नोटिस ना दे। उसके बाद देखिए ये पॉइंट देखिए, फॉर्म ऑफ नोटिस। नोटिस कैसे देंगे? सर राइटिंग में देंगे, जब बताएंगे तो रिटर्न बताएंगे। उसके बाद देखिए नोटिस में क्या कंटेंट देंगे? सर नोटिस का सबसे पहला कंटेंट, नोटिस में आप बताओ सबसे पहले नेम ऑफ द पर्सन, ईदर हिमसेल्फ, या तो अपना या किसी और का। नॉमिनेशन दे दो कि कल को इस वर्कर की डेथ हो गई तो बेनिफिट का पैसा किसको दे रहा है, और ये भी बतानी है वो तारीख कि कब से छुट्टी पर जा रही है, डेट कब से छुट्टी पर जाना चाहती है। ठीक है बेटा। ये देखिए नोटिस का टाइमिंग क्या है? सर नोटिस का टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बता दे, या दूसरा डिलीवरी के बाद एज सून एज पॉसिबल बता दे। डिलीवरी के बाद भी बताने आ सकती है। तो एक सिचुएशन है, एक फीमेल वर्कर एक फैक्ट्री में जॉब करती थी, एक दिन अचानक लीव पर चली गई, बिना बताए छुट्टी पर चली गई, और उसके बाद 12 हफ्ते के बाद सीधा आती है, कहती है मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई थी, बर्थ हुआ था, मैं 12 वीक की छुट्टी यूज़ करना चाहती हूँ, तो क्या आप एक्सक्यूज़ कर दोगे इस बात को? कहते यस, क्योंकि वो डिलीवरी का नोटिस बाद में भी दे सकती थी, बट एज सून एज पॉसिबल उसको देना चाहिए था। अच्छा जी, और देखिए अब देखिए एक एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज़ है बेटा जब उसको नोटिस मिलेगा। आप बेटा कल को एक बहुत बड़ी कंपनी के एक डायरेक्टर बन गए, फीमेल वर्कर काम करती है आपके यहाँ, प्रेग्नेंट है फीमेल वर्कर, छुट्टी पर जाना चाहती है, नोटिस दे रही है, तो आप क्या करोगे? समझ गए बेटा? देखो बेटा, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर अपॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जैसे ही आपको नोटिस मिले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखिए दो बॉक्सेस देखिए, ड्यूटी टू गिव परमिशन फॉर लीव, ड्यूटी टू गिव परमिशन फॉर लीव, आप उसे परमिशन दो कि जाओ तुम छुट्टी पर जाओ, छुट्टी करो। उसके बाद देखिए ड्यूटी टू मेक पेमेंट्स फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, साथ में उसके मैटरनिटी बेनिफिट का पैसा भी दे दो। अब यहाँ पर देखिए पैसा कब देंगे? वर्कर आपकी पास आती है, सर कल से या आज ऑफिस आई हूँ, कल से 1 मंथ की छुट्टी पर जा रही हूँ, 1 महीने बाद मेरी डिलीवरी की डेट है एक्सपेक्टेड, सर 2 महीने उसके बाद भी नहीं आऊँगी, सर 12 हफ्ते की छुट्टी यूज़ करूँगी, तो क्या उसे आप
अगले 3 महीने की सैलरी अभी से दे दोगे या बाद में दोगे? छुट्टी की जो सैलरी है 3 महीने की अभी दे दोगे, बाद में दे दोगे, या क्या कहोगे कि हर 1 महीने बाद आके सैलरी लेके जाया करो? कुछ पैसे की ज़रूरत उसको अभी होगी ना बेटा, उसके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, क्या उसको पैसा नहीं दोगे आप? तो देना पड़ेगा अभी। देखो कैसे लिखा है, मैनर ऑफ पेमेंट। देखो अमाउंट ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ लीव बिफोर द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी, है ना बेटा? जो डिलीवरी से पहले का जो उसको पैसा देना है वो एडवांस में अभी दे दो। उसे बोलो ठीक है तुम्हारी डिलीवरी की डेट क्या है एक्सपेक्टेड, कहेगी जी 1 महीने के बाद, कहोगे ठीक है 1 महीने का पैसा भी ले लो। उसके बाद कहना जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद देखिए जैसे ही वो एम्प्लॉयर को प्रूफ देती है कि मेरी बच्चे का बर्थ हो गया, डिलीवरी हो गई, 48 आवर्स के अंदर उसे पेमेंट दे दो, 48 घंटे के अंदर अंदर, है ना बेटा? उसका हस्बैंड आएगा, उसके घर से कोई आएगा, एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर देखो जी बच्चे का बर्थ हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का, 48 आवर्स में आप उसे पेमेंट दे दो, लो जी सब बाकी 12 जो हफ्ते में से बाकी टाइम बचा, बाकी टाइम की सैलरी। जब बच्चे का बर्थ हुआ उसको पैसा चाहिए ना, तो आप उसको एडवांस में पैसा दे रहे हो, देखो है ना बेटा? बताओ कैसा लॉ है? लॉ उसकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा? ठीक, बहुत बढ़िया। और देखिए अभी देखिए बेटा नर्सिंग ब्रेक्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगा सेक्शन। मुझे लगा जब इस लॉ को लिखा गया तो लिखने वालों ने कितना सोचा। उन्होंने कहा उसके बच्चे का बर्थ हो गया, हमने 12 हफ्ते की छुट्टी दे दी, मान लो 6 वीक्स की छुट्टी उसने पहले ली, 6 की बाद में ली। अब बच्चे का बर्थ हो गया, आज डिलीवरी हुई, 6 हफ्ते की छुट्टी हो गई, 6 हफ्ते बाद वो बच्चा कितना बड़ा होगा, 1.5 महीने का। ये वुमेन वर्कर ऑफिस आ गई, बट क्या उस बच्चे को अपनी मदर की जरूरत नहीं है? तो नर्सिंग ब्रेक देंगे। मतलब इस वर्कर को बोलेंगे कि देखो मैडम तुम्हारे बच्चे को नर्सिंग ब्रेक चाहिए, ये जाएगी उसको फीड करके आएगी, उसे मिल्क पिला कर आएगी, उसे कुछ खिला पिला के आएगी, है ना बेटा? नर्सिंग ब्रेक देखभाल करके आएगी। तो जो ऑफिस में लंच ब्रेक होता है ना 1 घंटे का, वो तो है ही, उसके अलावा मिनिमम 2 नर्सिंग ब्रेक पर डे उसको देने हैं, 2 ब्रेक पर डे छुट्टी के अलावा, 2 से ज्यादा दो आपकी चॉइस, है ना बेटा? ब्रेक कितना होना चाहिए? इतना जरूर हो कि ऑफिस से अपने घर पहुंच सके, उस बच्चे को फीड कर सके, फिर आ सके। पता लगा घर से ऑफिस तक 15 किलोमीटर, बोले जी 15 मिनट का ब्रेक, दौड़ के जाओ, मिल्खा सिंह बन के दौड़ के आओ बच्चे की फीडिंग करके, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो आप कैसा ब्रेक दोगे? कहोगे जी डिस्टेंस जो जाने का और आने का उसको ध्यान में रखते ब्रेक का टाइम। एक क्वेश्चन है बेटा मेरा आपसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वुमेन वर्कर का घर बहुत दूर था तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि उस बच्चे को ऑफिस में या फैक्ट्री में लाने की परमिशन दे दें और क्रैच में रखवाने की परमिशन दे दें ताकि वो जाके उसकी देखभाल कर सके? यस, दिस इज ऑल्सो अलाउड। कि हमने कहा जी हमारे पास एक क्रैच है, बच्चे को आप यहाँ ले आइए, आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ब्रेक ले लो, उसकी देखभाल करने जा सकते हो, है ना? लेकिन उस क्रैच की भी गाइडलाइंस हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में याद कीजिए क्रैच की गाइडलाइंस होती हैं। उसके बाद देखिए सब प्लीज़ ये भी देखिएगा, सब ब्रेक कब तक देंगे, बच्चे को कब तक ज़रूरत है? सर हमने ब्रेक का टाइम रखा 15 महीने। बोलो बेटा कितना टाइम रखा ब्रेक का? जब तक बच्चा 15 महीने का ना हो जाए तब तक उसकी मदर आपसे ब्रेक ले सकती है, इस ब्रेक की सैलरी नहीं कट कर सकते आप। बोलो बेटा, एम आई राइट? आगे बढ़ूं? ये देखो बेटा प्लीज़, ये देखिए हेडिंग देखिए, प्रोहिबिशन ऑन डिसमिसल ऑफ वुमेन एम्प्लॉय ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। अब देखो बहुत से एम्प्लॉयर बेटा क्या करेंगे, छुट्टी नहीं देना चाहेंगे वर्कर को, तो क्या करेंगे, फीमेल वर्कर जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, जैसे उन्हें पता लगा, डिसमिस कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे ताकि भाई उसको सैलरी ना देनी पड़े। तो लॉ में कहा गया प्रोहिबिशन किस चीज़ पर? आप ये देखो, प्रोहिबिशन ऑन डिसमिसल। कहते हैं एम्प्लॉयर अपने फीमेल एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं करेगा इस ग्राउंड पर कि वो उसकी मैटरनिटी लीव पर जा रही है। उसके बाद ये देखिए, अगर फिर भी एम्प्लॉयर ने इस लॉ को ब्रीच किया, ब्रेक किया, कॉन्ट्रावेंट किया, तोड़ दिया, तो पेनल्टी क्या है बेटा? अगर एम्प्लॉयर ने मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया तो पेनल्टी है, और अगर एम्प्लॉयर ने वर्कर को जॉब से निकाला तो भी पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है? सबसे पहली पेनल्टी देखिए 3 महीने से 1 साल की जेल, और ये देखिए 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये का फाइन, और ये देखिए बोथ बाय 1 गेट 1 फ्री, जेल भी और फाइन भी, है ना बेटा? उसके बाद देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर पेपर्स। हर एम्प्लॉयर अपने सभी फीमेल वर्कर्स के लिए
उनके मैटरनिटी लीव के रिकॉर्ड्स, उनको कितनी छुट्टी मिली, कितनी सैलरी दी गई, उनके पूरी डिटेल्स को एक रिकॉर्ड, एक रजिस्टर की फॉर्म में मेंटेन करके रखेगा, सो दैट वी कैन सी कि वो अपने वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट पूरा देता है। बोलिए बेटा, पूरा एक्ट आपने समझा? एक बार रिवाइज करें, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? आप ये देखो, सबसे पहली बात, ये एक्ट इंडिया में कहाँ पर एप्लीकेबल है? फॉर इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एक फीमेल वर्कर को मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है। आर्टिकल 42 खास तौर पे मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर रहा है। आर्टिकल 39 मेन और वुमेन सभी वर्कर्स को बेनिफिट देने की बात कर रहा है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक फीमेल वर्कर को बेनिफिट देना, बच्चे के बर्थ से पहले या बाद में, दोनों टाइम, और उसको पेमेंट देना। ये एक्ट किन वर्कर्स पर एप्लीकेबल है? सबसे पहले देखिए, वुमेन वर्कर। कौन से वाली वुमेन वर्कर्स पर एप्लीकेबल नहीं है? जो ESI में कवर्ड है। और वुमेन वर्कर पर एप्लीकेबल है, वो कहाँ पे काम करती है? माइन, फैक्ट्री, सर्कस, प्लांटेशन। बहुत बढ़िया, जहाँ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, वहाँ भी एप्लीकेबल है। उसके बाद इस एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग आपने देखा, कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकियों में स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ माइंस है, जहाँ एक्रोबैटिक सर्कस जैसा काम है, ऐसा कोई परफॉर्मेंस है बेटा। मैंने कहा था सर्कस के बारे में अलग से मेंशन किया हुआ लॉ में हमने। उसके बाद एक बच्चे का मीनिंग क्या था? डेफिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, स्टिल बॉर्न, ये जिंदा, दोनों बच्चे उसमें इंक्लूडेड हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक वुमेन वर्कर को मिलता है सेक्शन 5(1) में। और वेजेस की डेफिनेशन में क्या क्या था बेटा? बेसिक सैलरी, ऑल कैश अलाउंसेस, इंसेंटिव बोनस, फूड ग्रेन की वैल्यू, और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं, कोई अलाउंस, कोई परक्विजिट, कुछ नहीं, ओवर टाइम भी नहीं। हमने सबसे पहले प्रोहिबिशन सीखा था, एक फीमेल वर्कर को आप प्रेगनेंसी या मिसकैरेज के बाद 6 वीक तक काम नहीं करा सकते, और फीमेल वर्कर खुद भी काम करने नहीं आएगी। और उस प्रेगनेंसी या मिसकैरेज से पहले 1 महीने तक आपने उससे कोई भी हार्डवर्क ना कराया हो, आपने उससे लॉन्ग स्टैंडिंग आर्ट्स वाला काम ना कराया हो, आपने ऐसा कोई भी काम ना कराया हो जो उसकी प्रेगनेंसी में इंटरफेयर करता हो, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, हमने कहा था 1 महीने की हमने डेट लगाई है प्रेगनेंसी से पहले। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट में हमने वर्कर को क्या क्या राइट दिए बेटा? हमने कहा जितना टाइम वो छुट्टी पर होगी उसको सैलरी मिलेगी, जो हमारी 12 वीक की बात थी। हमने कहा जब वो काम करने आएगी तब भी सैलरी पूरी मिलेगी। सैलरी कैसे निकालेंगे? पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी के बेस पर, या मिनिमम वेजेस एक्ट में जो सैलरी फिक्स हुई उसके बेस पर, या सबसे इंपॉर्टेंट 10 रुपीज़ विच एवर इज हायर। 10 रुपीज़ की लिमिट अप्लाई नहीं हो पाएगी, बट फिर भी क्वेश्चन में काम आ सकती है। हम एक फीमेल वर्कर को 12 हफ्ते की छुट्टी देंगे। प्लीज़ ध्यान रखिए, 12 हफ्ते की छुट्टी कैसे कैलकुलेट करनी है? आपने कहना डिलीवरी से पहले मैक्सिमम 6 हफ्ते, डिलीवरी के बाद मिनिमम 6 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। और हमने एक सिचुएशन देखी कि फीमेल वर्कर की डेथ हो गई और साथ में बच्चे की भी डेथ हो गई, तो जब तक बच्चा जिंदा था तब तक का बेनिफिट दो, सैलरी दो। और बच्चे की डेथ नहीं हुई तो फीमेल वर्कर को पूरी छुट्टियों का बेनिफिट दो। और फीमेल वर्कर भी बिल्कुल ठीक है, उसे भी कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल हेल्दी है, तो वर्कर को पूरे 12 हफ्ते का बेनिफिट दो। इसको लिखने का तरीका आपके सामने ऐसा था। फिर हमने सीखा था कि एक वर्कर जिसने पिछले साल 12 महीने में 80 डेज से उससे ज़्यादा काम किया हो, उसी को मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। फिर आप मेरे साथ देख रहे थे, फीमेल वर्कर अपने एम्प्लॉयर को नोटिस देगी अपनी प्रेगनेंसी का। फिर हमने पढ़ा नोटिस ना दे पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, बेनिफिट फिर भी मिलेगा। लेकिन अगर नोटिस देगी तो रिटर्न राइटिंग में नोटिस देगी। और ये नोटिस कब देगी? प्रेगनेंसी के टाइम पर दे दे, बच्चे की डिलीवरी के बाद एज सून एज पॉसिबल तब दे दे, हम उसकी सैलरी उसको पे कर देंगे। और एम्प्लॉयर की ड्यूटी, जैसे ही उसे नोटिस मिलेगा वो बोलो क्या करेगा? एम्प्लॉय को छुट्टी देगा। एम्प्लॉय कहेगी मुझे लीव दो, एम्प्लॉयर क्या करेगा? लीव देगा। एम्प्लॉय जैसे ही इन्फॉर्म करेगी, उसकी डिलीवरी की डेट तक का सैलरी का पैसा एडवांस में दे दो। और डिलीवरी के बाद जैसे ही उन्होंने आपको बताया, प्रूफ दिया कि बच्चे का बर्थ हो गया, 48 आवर्स में आप उसे बचाव पैसा दे दो, है ना बेटा, बचाव पेमेंट कर दो। और एक नर्सिंग ब्रेक मैंने कहा था, कितने नर्सिंग ब्रेक पर डे बेटा? 2। ये जो लंच ब्रेक है उसको मिला के, उसके अलावा ब्रेक की ड्यूरेशन कितनी होगी? सफिशिएंट ड्यूरेशन, ताकि उसका ट्रैवलिंग टाइम बच्चे की नर्सिंग का नाम बचा सके। नर्सिंग ब्रेक बच्चे की किस एज तक देना है? 15 मंथ तक। फिर मानते 15 मंथ के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा कि घर वाले उसको संभाल पाएंगे, फैमिली उसको संभाल पाएगी। और ये देखिए बेटा, एक वर्कर जब प्रेग्नेंट है
या वर्कर मैटरनिटी बेनिफिट पर जाना चाहती है तो आप उसे जॉब से निकाल नहीं सकते। आप उसको जॉब से निकालें या इस एक्ट को फुलफिल ना करें तो आपके लिए पनिशमेंट, जिसमें 3 महीने से 1 साल तक की जेल, 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का फाइन और बोथ, है ना बेटा। और मैंने कहा हर एम्प्लॉयर अपने सभी वर्कर्स के मैटरनिटी बेनिफिट्स के कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि किस वर्कर को कितना बेनिफिट दिया गया। यहाँ तक की बेटा बात है। आई होप कि आप इसको बड़ा अच्छा समझ पाएंगे, इसको याद कर पाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बस मैटरनिटी बेनिफिट में इतने ही काम है बेटा। उसकी क्या नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। क्लियर हो गया। एंड द तीसरी चीज कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर फेल हो जाता है अपने पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स को देने के लिए तो उसको विद इंटरेस्ट जो है वो डिलेड पेमेंट्स को पे करना पड़ता है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे ये याद रख लेना कि हर एक एवरी एम्प्लॉयर को करेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बाद रजिस्टर होना पड़ता है, बट उसके लिए उसको इंश्योरेंस या अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड का बनाना जरूरी है बस। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की पेनल्टीज के बारे में। तो इसमें तो और भी पेनल्टीज थी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है वो मैंने लिखी है 2, कि अगर आप ग्रेच्युटी की पेमेंट नहीं करते हो तो उस केस में आपको 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और साथ में 10,000 या 20,000 तक, 10,000 से 20,000 रुपए तक का फाइन या फिर दोनों, ठीक है। तो अब ये याद जरूर रख लेना कि ये जो इंप्रिजनमेंट या फाइन है ये इन एडिशन टू ग्रेच्युटी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि मैं चलो कोई बात नहीं 6 मंथ की जेल काट लूंगा पर मुझे 10 लाख नहीं देना है, तो ऐसा नहीं है। 10 लाख भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ये भी पेनल्टीज आपको पड़ेंगी, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप अपने प्रीमियम को पे करने में फेल हो जाते हो फॉर कंपल्सरी इंश्योरेंस, या अपनी जो भी आपका ग्रेच्युटी फंड है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस करने में फेल हो जाते हो, तो उस केस में आपको 10,000 रुपये तक का फाइन, या फिर अगर आप उस ऑफेंस को कंटिन्यूसली करते हो तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको फाइन पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो